एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बौद्ध धर्म एवं मौर्य साम्राज्य वाला है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को ब्लैंक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अजात शत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। पहला जो बौद्ध परिषद है, मैं तुम्हें पूरा लिस्ट दे रहा हूँ, इन चारों को जो है बढ़िया से याद कर लो। कौन सी बौद्ध संगीति है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है और अध्यक्ष कौन है और किसके शासन काल में हो रही है। नेक्स्ट है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो पहला बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था अजात शत्रु के द्वारा। देखो, बौद्ध संगीति जो होती है या बौद्ध परिषद, उसमें महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके उपदेश थे उनको संग्रहित करना, उनको पालन करना, इन सब के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसी को बौद्ध संगीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, जो कि है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो जब चौथी बौद्ध संगीति हुई कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में, तब बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसमें जो है जो महासांगिक थे, जो कि महायानी कहलाए, उनका प्रभुत्व था एक तरह से। जैसे इससे पहले जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसमें हीनयानियों का प्रभुत्व था। जो हीनयान और महायान में बट गए, तो इसमें जो अनुयायी बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार करते थे उन्हें हीनयानी कहा गया। तो ये लोग क्या थे कि बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और जो महायानी थे वो कुछ परिवर्तन के साथ बुद्ध धर्म को अपनाते थे और ये लोग बुद्ध को भगवान मानते थे। नेक्स्ट है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप जो है वो मृत्यु से संबंधित है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग पर एक स्तूप बनवा दिया गया। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो है वो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें तीनों में क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो है नियम और विधान है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी है। नेक्स्ट है, बौद्ध गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो उपदेश पाए जाते हैं सुत्त पिटक में। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्न में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो चौथा बौद्ध परिषद कश्मीर में हो रहा, कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी संगीति में जो है विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सबसे पहले सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा ब्लैंक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो की गोम्पा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी और यह मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। अब है शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो वो है नटराज। नटराज शिव जी का एक अन्य नाम है जिसमें वो नृत्य करते हुए मुद्रा में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है?
तो ये तो भाई बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आज के लाइफ में भी हमें देखा जा सकता है कि विष्णु जी और शिव जी की पूजा तो लगभग हर घरों में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है इनको बहुत ज्यादा मतलब इग्नोर करना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा बहुत कम ही की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा जी। ये त्रिमूर्ति की अवधारणा मेनली गुप्त काल में शुरू हुई थी। तो उस समय गुप्त काल में तीनों भगवानों की पूजा आरंभ हुई थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की। लेकिन आज के टाइम पे धीरे धीरे ब्रह्मा जी का जो है वैल्यू धीरे धीरे दिख रहा है ऐसा कि कम होता जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, मतलब उनकी पूजा की, उनकी नहीं। नेक्स्ट है, वैसे ब्रह्मा जी का एक मंदिर जो है वो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो किसके भक्त थे? तो नैनार जो है वो शिव के भक्त थे। प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन था उसमें नैनारों की संख्या 63 बताई गई है, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। उनमें आपके फेमस है जैसे कि अपार हो गए, संबंदर हो गए, सुंदर मूर्ति हो गए, तिरुज्ञान हो गए, तो ये सब जो है फेमस नैनार है। और जो विष्णु जी को मानते थे यानी वैष्णव थे, उन्हें अलवार संत कहा जाता था। उनकी संख्या 12 थी। नेक्स्ट है, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश थे। इन्हें शिव का 28वां अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट है, अब मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका बेटा बिंदुसार बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, यानी शत्रुओं का भक्षक। इनका शासनकाल है 297 से 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। और इसने अशोक के कई सारे स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट भी कर दिया था। नेक्स्ट है, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो 30 सदस्यों की एक समिति थी, उन्हें ही सौंपी गई थी। और ये बताता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार है कि 30 सदस्यों को जो है प्रशासनिक कार्य मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों को सौंप दिया गया था, जो कि सशस्त्र बल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्ग बताए हैं, जो में से पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक, 7वां सभासद। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इनमें से इंद्रप्रस्थ जो है वो एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इसके अलावा तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला अशोक के टाइम पे मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो अर्थशास्त्र देता है। अर्थशास्त्र में जो हमारे कौटिल्य हैं, जिनको विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिसमें 7 अंग बताए गए हैं। वो 7 अंग है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। नेक्स्ट है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो अमात्य थे मंत्री और अधिकारी। ये राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग था और इसी के सहायता से जो है राजा शासन चलाता था। हालांकि अमात्यों की संख्या राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। निम्न में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। और इसमें बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध से अपना हाथ उठा लिया कि ना अब युद्ध नहीं करना है। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, मतलब धम्म विजय की नीति पर चल पड़े। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। निम्न में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो अशोक ने। युद्ध में जो भारी रक्तपात हुआ उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से किसे पराजित किया था? तो इनमें से सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। इन दोनों के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। और उसके बाद जो शर्तें थी
वो इस तरह की थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। इसके अलावा उनको हेरात एवं मकरान प्रांत भी दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें बहुत सारे हाथी दिए थे। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहता था। इसकी पुस्तक थी इंडिका। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया था 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो सही बात है। इसके अलावा भी कई लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरामेइक है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में ही है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे, तो बिल्कुल अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने ही लिखे हैं, तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता कर निर्धारण का कार्य करता था। और देखो, इस काल में जो है शासन के लिए जो बहुत सारे विभाग थे, उनकी संख्या थी 18। उन्हें तीर्थ कहा जाता था। उन्हीं में से एक समाहर्ता का भी विभाग था, जो कि कर निर्धारण का कार्य करता था। मतलब ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों से ब्राह्मी लिपि पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। इससे बहुत सारी लिपियां विकसित हुई। जैसे अगर उत्तरी धारा में देखें तो गुप्त लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, ये सब हो गई। और फिर दक्षिणी धारा में भी देखें तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ये सब जो है ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये शासन कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, बल्कि ज्यादातर टाइम भोग विलास में ही लगा रहता था। तो इसीलिए 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो जब कलिंग का युद्ध हो गया तो उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो इनमें से आपका हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके अलावा अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार मौर्य वंश के थे। बिंबिसार जो है उसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था, और ये मगध में जो पहला वंश स्थापित हुआ था हर्यक वंश, उसका संस्थापक था। नेक्स्ट है, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो राजा अशोक ने अपने पुत्र अशोक, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो संघमित्रा जो है वो एक मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने का जिम्मेदारी उसे दिया गया था, मतलब धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया। किसी को यहाँ थोड़े से फॉर्मल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो अशोक ने। अशोक के बहुत सारे जो अभिलेख मिले हैं उससे क्या पता चलता है कि देखो अशोक के लगभग 40 अभिलेख मिले हैं, और उसमें से जो है बहुत सारे पे अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए वो कुछ न कुछ संदेश लिखवाते थे। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और लास्टली जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और जो लास्ट शुंग वंश का शासक था देवभूति, उसकी हत्या फिर वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी, और फिर कर्ण वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, तो बिल्कुल सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, बिल्कुल सही है।
चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, उसने अशोक का विरोध किया था। तो चाणक्य तो अशोक के समकालीन थे ही नहीं, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। तो इसलिए तुम्हारा डी ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक एंड लास्टली बृहद्रथ। नेक्स्ट है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में की जा रही है। कंधार में जो है इनका द्विभाषी शिलालेख मिला है, जिसमें ग्रीक भी है और अरामैक लिपि का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। नेक्स्ट है, सांची मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में ब्लैंक के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्न में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। और जब इसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसने अपनी पुत्री, क्या नाम था उसका, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और साथ ही उसको कुछ प्रांत भी दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दिए। नेक्स्ट है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो कौन सी झील की बात की जा रही है? तो सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील का निर्माण जो है, पहले तो सबसे शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने बनवाई थी। उसके बाद फिर अशोक का एक महामात्य था तुषास, उसने इस झील का पुनर्निर्माण किया। बाद में स्कंदगुप्त जो है उसने भी इस पे बहुत ज्यादा धन खर्च करके इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया। और इसके अलावा एक शक शासक है रुद्रदामन, उन्होंने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी उनके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने ब्लैंक के वर्तमान तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। तो किसके है? तो कलिंग के तटीय, मतलब आज के टाइम पे उसे उड़ीसा कहा जाता है, लेकिन उस टाइम पे कलिंग कहा जाता था। तो वही कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को उसके अधिकांश अभिलेखों में देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब लास्ट है ये मौर्योत्तर साम्राज्य से संबंधित, मतलब यहीं से शुरू हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है मौर्योत्तर साम्राज्य को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्न में से उसका वंश कौन सा था? तो पुष्यमित्र का वंश है शुंग वंश। इस तरह ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।